महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ गजवी। उसकी गांव में अपने को ज़मीन होती है। उसी ज़मीन को लेकर आए दिन कुछ दबंगों के साथ, जो कि ऊंची जाति के होते हैं, उनके साथ मारपीट होती रहती है। इसी तरह एक बार जो है कुछ दबंग जो होते हैं हवलदार सिद्धार्थ गजवी को बुरी तरह पीट देते हैं। और जो सिद्धार्थ गजवी होता है ये दलित जाति का होता है। और इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक पड़ोस गांव में ही रहता है, जिसका नाम भैया लाल होता है। भैया लाल से इसके बारे में जब चर्चा करता है तो भैया लाल बताता है कि वैसे भी मुझे इसके बारे में सारा कुछ पता है, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था उस समय जिसमें तुमको आप पीट रहे थे, और मैं इन लोगों के खिलाफ जो है तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी गवाही दूंगा थाने में जाकर। और इसके बाद जो है भैया लाल के साथ जाकर सिद्धार्थ थाने में एफआईआर दर्ज कराता है और 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। और जब पुलिस छापा मारती है तो 12 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। इनको गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। उन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था भैया लाल पर यानी हवलदार के दोस्त पर दबाव बढ़ने लगता है उन 15 लोगों के परिवार वालों का, कि अगर तुमने इसमें गवाही देने की या दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो इसके बाद जो तुम्हारा अंजाम होगा तुम खुद ही सोच लो। तो जहाँ तक हो सके हमसे दूर ही रहो। लेकिन जो भैया लाल होता है पीछे नहीं हटता है, वह अड़ा रहता है। और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ उन लोगों की जो है जमानत भी हो जाती है। जब जमानत हो जाती है तो इसके बाद ये 15 लोग और कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसकी गूंज जो है पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच जाती है। दरअसल ये जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है भंडारा, और भंडारा का ही एक तहसील पड़ती है मोहड़ी। मोहड़ी तहसील के अंतर्गत ही एक गांव लगता है खैर लांजी। इसी खैर लांजी गांव में 29 सितंबर 2006 की शाम तकरीबन 6 बजे का समय हो रहा था। पड़ोसी गांव के कुछ लोग लगभग 50 के करीब रहे होंगे ट्रैक्टर ट्राली में भरकर खैर लांजी गांव की तरफ बढ़ रहे थे। और इन लोगों के हाथों में, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी, रोड, किसी के हाथ में चैन, तरह तरह के जो हथियार होते हैं। और साथ में यह चिल्ला रहे थे या चीख चीख कर बता रहे थे कि आज जो है भैया लाल की खैर नहीं, आज भैया लाल को नहीं छोड़ेंगे। यह खबर जैसे ही कोई सुनता है तो भैया लाल के घर पर पहुंचा दी जाती है। और भैया लाल को जैसे पता चलता है कि लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, वह तुरंत ही मौका पाकर घर छोड़कर भाग जाता है। और इसके बाद जो है बचते हैं उसके घर में उसकी एक पत्नी जिसका नाम सुरेखा होता है, और साथ ही एक बेटी 17 साल की जिसका नाम प्रियंका होता है, और उसके जो है 2 लड़के जिसका नाम रोशन होता है 19 साल का, सुधीर जो है 21 साल का। ये 4 लोग उस समय जो है परिवार में रह जाते हैं। और जैसे ही वे लोग पहुंचते हैं तुरंत ही आवाज़ मारने लगते हैं उसके घर के बाहर, कहाँ है भैया लाल, कहाँ है भैया लाल। वैसे ही उसकी पत्नी घर से बाहर निकलती है, यानी सुरेखा घर के बाहर आकर बताती है कि वह जो है कहीं गए हुए हैं। जो लोग आए हुए थे उनके जो है दिमाग पर गुस्सा सवार था, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। तुरंत ही उसकी पत्नी को घसीट कर भीड़ में ले आते हैं। साथ ही जो भीड़ के कुछ लोग होते हैं घर के अंदर घुस जाते हैं। इधर उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। साथ ही उसके घर में घुसकर उसकी एक बेटी 17 साल की जो होती है उसको घसीट लाते हैं। उन दोनों बेटों को भी घसीट कर बाहर ले आते हैं। और लगभग 50 लोग के करीब जो लोग होते हैं उनको बुरी तरह से पीटते हैं। पीटते पीटते जब वो बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं तो उन माँ बेटी के साथ कई लोग मिलकर जो है रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और लगातार 3 से 4 घंटे तक जो है यह अंजाम देते रहते हैं इस घटना को। और फिर इसी घटना के दौरान जो है 3-4 घंटे के बाद ऑन द स्पॉट जब उनकी जान निकल जाती है, वो जो अपने प्राण त्याग देते हैं चारों के चारों, उनकी चारों की मौत हो जाती है। तो उनको वहाँ से उठाकर पास की एक नहर में ले जाकर फेंक दिया जाता है। और इसके बाद जो भैया लाल होता है, भैया लाल जब यह खबर सुनता है कि उसके परिवार वालों के साथ कैसी घटना को अंजाम दिया गया है, उनके साथ क्या हुआ है, तो उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह घर जाकर, गांव जाकर या उस नहर के पास जाकर अपने परिवार वालों की लाशों को व्यवस्थित कर सके, उनको उठा सके। और फिर बड़ी मुश्किल के बाद वह जो है पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है बड़ी हिम्मत जुटाकर। और इसी तरह से 29 सितंबर तो बीत जाता है, साथ ही 30 सितंबर भी बीत जाता है। वह 30 सितंबर को भी अपने घर नहीं जा पाता है। और जब तारीख आती है 1 अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर को जो है उसको, जो उसके चाहने वाले होते हैं, कुछ नात रिश्तेदार जो उससे कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं और हिम्मत बनाते हैं कि वह जाकर जो है पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए, अपनी बात रखे। और वो अपनी सारी कहानी, सारी बात वहाँ पर बताता है। साथ ही जिस गांव में भैया लाल रहता था उसमें लगभग 150 परिवार रहा करते थे, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही 4 परिवार दलित के होते हैं। उस गांव का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता है, उनके पक्ष में आने की कोशिश नहीं करता है, कोई भी गवाही देने की भी हिम्मत नहीं करता है। जब भैया लाल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है तो पुलिस नहर के पास जाती है, लाशों को ढूंढना शुरू करती है। पहले दिन तो पहली लाश जो उसकी माँ की लाश मिल जाती है, बच्चों की माँ की लाश सुरेखा की,
लेकिन जो बेटी की लाश होती है वह नहीं मिल पाती है। और अगले दिन उन दोनों जो है लड़कों की भी लाश मिल जाती है। और इसके बाद इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें यह दिखाया जाता है डॉक्टरों द्वारा कि इसमें इनके साथ कोई भी घटना ऐसी नहीं घटी गई है, जो है इनके साथ कोई भी बलात्कार जैसे घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, कोई इसमें रिपोर्ट नहीं निकल कर आ रही है। और फिर भैयालाल मायूस होकर बैठ जाता है। लेकिन जो गांव वालों ने घटना देखी थी, जो उनके चश्मदीद थे जिन्होंने देखी थी बलात्कार होते हुए, उनके मुताबिक जो है यह जो रिपोर्ट आई थी बिल्कुल उलट थी। और जब भैयालाल यह देखता है कि डॉक्टर भी उन दबंगों के साथ मिले हुए हैं, उनकी रिपोर्ट में जो है गलत छापा गया है, उनके साथ छल हुआ है, तो वह मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है कि ऐसे उसको कैसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन 6 अक्टूबर को भैयालाल पुनः उन पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है इन लाशों की दोबारा से पोस्टमार्टम कराई जाए। जो है रिपोर्ट आई है यह रिपोर्ट गलत है। इस पर वह विश्वास नहीं करता है। और जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों से बातचीत की जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि लाश अब तक जो है काफ़ी सड़ चुकी है, गल चुकी है, अब इसकी रिपोर्ट जो है जांच में नहीं आ पाएगी और इसका जो है सही पता नहीं लग पाएगा। और वह इस बात से जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। ना ही केवल गांव वाले बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर भी इस मामले को दबाने की कोशिश में लगे होते हैं और इस मामले को दबा भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि अखबार वाले भी रिपोर्टिंग करने से डरते हैं। अखबार वाला कोई भी रिपोर्टिंग करने नहीं आता है, लेकिन एक अखबार वाला होता है जो कि लगातार इसकी रिपोर्टिंग करता रहता है। और उस रिपोर्टर के जरिए जब यह खबर एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर के पास पहुँचती है तो वह इस खबर के बारे में दर प्रतिदर जो है सिलसिलेवार से जब जानकारी जुटाने लगता है, तो जानकारी जुटाते जुटाते उसको सारी बातें जब पता चलती हैं तब जाकर वह रिपोर्टिंग करता है। और इसके बाद जो है धीरे धीरे जितने भी अंग्रेजी अखबार होते हैं खासकर, वो इस मुद्दे को उठाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को प्रकाशित करने की। तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और साथ ही प्रशासन की, साथ ही सरकार की आँख खुलती है। और जब तक खबर पूरे देश में फैलती है, 1 दिसंबर की वह तारीख आ चुकी है, लगभग इसमें 30 से 40 दिन बीत जाते हैं। और फिर इसके बाद चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र के हर एक शहर में खबर फैलने लगती है। हर एक शहर से बड़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगते हैं और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव बनने लगता है, साथ ही पुलिस पर भी दबाव बनने लगता है। उन दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हुआ करते थे। RRP पाटिल जो होते हैं वहाँ के गृह मंत्री होते हैं। तब जाकर मुख्यमंत्री ने CBI को यह जांच सौंपी और निष्पक्ष जांच करने की बात कही। जब CBI जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो इसके बाद 36 लोगों को हिरासत में ले जाता है और उनके साथ पूछताछ करना शुरू करती है। तब जाकर पुलिस 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाने लगता है। और कोशिश होती है कि कम से कम समय में इन सभी अपराधियों को सजा दिलाई जाए। और फिर निचली अदालत में सुनवाई की जाती है। 24 सितंबर 2008 को जो है 11 में से 3 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उनमें से 2 लोगों को 25-25 साल सलाखों के पीछे कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही जो 6 लोग होते हैं उन 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि जब तक इनके प्राण निकल नहीं जाए इनको फंदे पर लटका कर रखा जाए। लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। और उन 6 लोगों को जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उन 6 लोगों को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट 25-25 साल की सज़ा देकर उनको भी सलाखों के पीछे भेज देता है और जो उनकी फांसी की सज़ा होती है उसको रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो तब से लेकर आज तक मामला अभी लंबित है, अभी भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन 20 जनवरी 2017 को अचानक ही भैयालाल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसकी हालत काफ़ी गंभीर होती है। नागपुर के एक हॉस्पिटल में जो है रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी 3:40 पर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है और वह जीते जी आरोपियों को सज़ा नहीं दिला पाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सिर्फ सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।